वसूख से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि चचा छक्कन जब किसी काम में हाथ डालते हैं तो उस वक्त उनकी जहनी कैफियत क्या होती है। खुद नमाई के शौक़ से नाचार होते हैं या महज दस्तगीरी हलक का जज्बा दामनगीर होता है। ज़रा देर को मान लिया कि दोनों ही बातें होती हैं, खुद नमाई का शौक़ भी और दस्तगीरी हलक का ख्याल भी। तो मैं कहता हूँ एक बार ये होना मुमकिन है, 2 बार होना मुमकिन है, 1-2 बार ना सही 10-20 बार सही, पर आखिर दुनिया में तजुर्बा भी तो कोई शय है। कभी तो ख्याल आए कि ऐ शख्स, बैठे बिठाए तुझे जो मल्हार उठा करता है तो तूने आज तक कोई काम सलीके से निपटाया भी, कहीं हासिल भी हुई सरखुरूही, किसी ने दाद भी दी तेरी कार्रवाई की। चारागरी का दावा वो करे जिसे अपनी तजुर्बा कारी पर तकिया हो, और जो ये नहीं तो क्यों ऐसी बात करे जिससे काली हांडी सर पर धरी जाए। अब आज ही का वाक़या है कि चची को एक दावत नामे का जवाब लिखने की ज़रूरत पेश आई। इत्तफाक से उनका हाथ रुका हुआ। चचा छक्कन हस्बे मामूल फारग बैठे थे। जवाब मुख्तसर सा लिखना था, काम भी जल्दी का था, फिर क्या अमर उन्हें अपनी खिदमात पेश करने में माने हो सकता था। चुनाचे लिखा अपने जवाब। उसके लिए क्या कुछ एहतमाम हुआ, घर में कैसा हुल्लड़ मचा और फिर क्या नतीजा निकला, उसकी दास्तान सुनने से ताल्लुक़ रखती है। बात यूं है कि सुबह के वक्त चची दालान में चारपाई पर बैठी बच्चों को चाय पिला रही थी। चचा चाय से फारग होकर सहन में कुर्सी पर अकड़ों बैठे हुक्का पी रहे थे। एक गाय खरीदने की ज़रूरत और उसके मुतवक्के फ़वाइद व नुकसानात के इनफरादी और इज्तमाई नताइज व अवाक़िब के मुतल्लिक़ चची को मालूमात बख्शी जा रही थी। इतने में बाहर दरवाज़े पर किसी ने आवाज़ दी। बुंदू भागता हुआ गया और एक हाथ लेकर वापस आया। चची पेरिच से छुट्टन को चाय पिला रही थी। हाथ लाकर उनके करीब रख दिया। इतने में कि पेरिच की चाय ख़त्म हो और चची हाथ उठाएं, चचा ने 10 मरतबा पूछ डाला, किसका हाथ है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, क्या बात है। चची चिढ़ गईं। तौबा है, खोलने पाई नहीं और सवालात का तांता बांध दिया। मुझे गैब का इल्म तो आता नहीं कि देखे बगैर बताऊं किसका हाथ है। चचा कुछ खफीफ से हो गए। भला साहब खता हुई के पूछा, हमारी बला से किसी का हो, ये कहकर बेनियाजी से सर मोड़ जल्द जल्द हुक्के के कश लेने लगे। बुंदू ने कहा, बेगम साहब, आदमी जवाब के इंतज़ार में खड़ा है। ये सुनकर चचा से ना बैठा गया। 4-5 कश लेकर उठ खड़े हुए, कुर्ते में हाथ डाल पेट खुजाते रहे, फिर बेतकल्फ़ी के अंदाज में टहलते हुए बाहर निकल गए। चंद मिनट बाद वापस आए। कुछ देर बेतरतीबी से सहन में टहलते मुंतज़िर थे कि शायद चची मुहातब करें। आखिर ना रहा गया तो खुद ही पूछा, क्या लिखा है मंसरूम साहब की बीवी ने। चची ने चाय की पिर्च छुट्टन के मुंह से लगाते हुए बेपरवाही से कहा, रात खाने पर बुलाया है। चचा का एहतराज़ व तामुल रुखसत हो गया। क्या बात है, कोई तकरीब। चची ने किसी कदर सरसरी अंदाज में कहा, बात क्या होती, मीर मुंशी साहब की बीवी मुझसे मिलना चाहती थी, उन्हें और मुझे दोनों को खाने पर बुला लिया है। शायद मज़ीद इत्मीनान हासिल करने को चचा बोले तो गोया जनाना ज़ियाफ़त है। फिर गालबन ख्याल आया कि बीवी का कहीं मदू किया जाना एक तरह मियाँ ही की दिल अजीज़ी और कदर वक़्त का इतराफ़ है। चुनाचे इस जज्बे के मातहत मंसरूम साहब की बीवी की तारीख़ में रुतबुल लिसान हो गए। बहुत माकूल बीवी हैं। ऐसी मिलनसार बीवियाँ कहाँ नज़र आती हैं आजकल। ज़रूर जाओ ज़ियाफ़त में, बल्कि कोई मौका हो तो उन्हें भी अपने हाँ मद्दू करो। साथ ही एक मशवरा भी फैसले की सूरत में पेश किया। बच्चे तो जाएंगे साथ। चची ने कुछ बिगड़कर आहिस्ता से कहा, हमसायों को भी ना लेती जाऊं। चचा को ये जवाब नागवार न गुजरा। एक तो चची बोली आहिस्ता से थी, दूसरा कुछ ज़्यादा आम फहम बात न थी। बहरहाल पेट सहलाते हुए मुड़ने लगे, फिर रुक गए। कहा, उनका मुलाजम जवाब का तकाजा कर रहा था। चची ने जवाब में छुट्टन को मुहातब किया, कम वक्त खुदा के लिए कहीं ख़त्म भी कर चुक चाहे। खेल किए जा रहा है। किस वक्त से पिर्च प्याली लिए बैठी हूँ, ना खुद पीनी नसीब हुई, ना अभी नौकरों को मिली है। इधर चाय ठंडी हो रही है, उधर बाहर से जवाब का तकाजा चला आ रहा है। आप जानिए ऐसा मौका हो और चचा अपनी खिदमात पेश करने से रुक जाएं। बोले, हम लिखते हैं जवाब। चची बोली, ना बस आप माफ़ रखिए, फारग होकर मैं आप ही लिख लूँगी। रोके जाने का बाइस चचा क्यों कर बूझे। बोले, क्या मानी, हम खत लिखना नहीं जानते। चची ने चुप ही हो रहना मुनासिब समझा। चचा की तस्कीन ना हुई।
अब कोई फारग खत्ती तो लिखनी नहीं, दावत मंजूर करने ही का खत लिखना है ना, तो इसका लिखना ऐसा कौन सा जुए शीर लाना है। इतने में छुट्टन ने जो जल्दी से चाय का घूंट भरा, उसे उच्छू आ गया। चाय की कुल्ली चची के कपड़ों पर पड़ी। वो उंडेल रही थी पिरच में चाय, उनका हाथ हिल गया। सारी की सारी चाय कपड़ों पर आन पड़ी। चची हा नामुराद कहती हुई तौलिए से कपड़े पूंछने लगी। इतने में बाहर से आवाज़ आई, क्यों साहब, मिलेगा जवाब। चची ने घबराकर चचा से कह दिया, अच्छा फिर अब तुम ही लिख दो कि मैं आ जाऊंगी। अब क्या था, चचा को मुंह मांगी मुराद मिली। खतो किताबत के मुतल्लिक ज़रूरी सामान फराहम किए जाने के अहकाम सादर होने लगे। बुंदू मेरा भाई, ज़रा लाना तो खत लिखने का सामान छपाक से। क्या क्या लाएगा भला? कलम, दवात और कागज़। शाबाश, मगर कौन सा कागज़? आसमानी रंग का, बढ़िया रूलदार, वो जिनकी कापी सी है। हाँ, ज़रा दिखाना तो अपनी चाल। और सुनियो, चला गया? लफाफा भी तो चाहिए होगा। अरे भाई, कोई लिफाफा भी तो लाओ। तू जाकर लाइयो मुदे, पर नीले ही रंग का हो लिफाफा। संदूकचे में रखे हैं, लकड़ी के संदूकचे में। अलमारी में होगा संदूकचा, हरी अलमारी में। सुन लिया ना, ज़रा फुर्ती से। ये तो चचा की आदत ही न ठहरी कि एक मर्तबा याद करके कह दें कि क्या क्या चीज़ चाहिए। इधर मुदा गया, उधर जाज़ब याद आ गया। अरे हाँ, और जाज़ब भी तो लाना है भाई। जाज़ब जाज़ब कोई नहीं सुनता। ये इमामी कहाँ गया? ओ इमामी, अबे ओ इमामी। देखें इस बदमाश की हरकतें, बस काम निकलने की देर है और ये गायब। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ज़रा तुम चले जाओ मियाँ लल्लू, वो जो हरी कापी है नुस्खों की, वो जिसमें हम नुस्खे नहीं लिखा करते। अजब कूल मगस हो भाई, कीमिया के नुस्खे। लाहौल वाला मियाँ, कापी, हरी कापी नुस्खों वाली। खैर, अब तुमने देखी है या नहीं, वो हमारे तकिए के नीचे रखी है। उसमें एक जाज़ब है, वो निकाल लाओ। और देखना। अम्मा सुनो, अरे भाई लल्लू, अरे मियाँ लल्लू, ओ लल्लू के बच्चे। अजब हालत है इन लोगों की, बस ऐसे घबरा जाते हैं जैसे रेल ही तो पकड़नी है। वुद्दू, तुम जाकर कहो जाज़ब ना लाए, कापी ही ले आए। आखिर हाथ भी तो किसी चीज़ पर रख कर लिखा जाएगा, हाथ पर रख कर तो नहीं लिखूंगा। और सुनना मेरी बात, वो कहीं हमारा चश्मा भी रखा होगा, वो भी ढूंढ लाना। लीजिए साहब, 1-2 मिनट में घर का घर मसरूफ़ हो गया। एक को कोई चीज़ मिल गई, दूसरा हाली हाथ चला आ रहा है कि फ़लाँ चीज़ नहीं मिली। कोई कहता है फ़लाँ चीज़ मुकफ़ल है। कुंजियों का गुच्छा ढूंढा जा रहा है। चचा बिगड़ रहे हैं, मूँछों से चिंगारियाँ निकल रही हैं। आंखें हो तो चीज़ सुझाई दे। और फिर ये भी तो नहीं कि हम यहाँ खड़े हैं, हमसे आकर कहें कि साहब फ़लाँ चीज़ अपने ठिकाने पर नहीं, कहाँ होगी। सुराग रसान के बच्चे खुद तलाश करके रहेंगे। पूछने में तो उनकी सुबकी होती है, आन पर खरफ आता है। फिर आप क्यों आए हो? ढूंढो खुद जाकर। अपनी जगह पर चीज़ नहीं है तो तुम ही बदमाशों ने कहीं की होगी गायब। खुदा खुदा करके तमाम चीज़ें जमा हुईं। चचा ने चश्मा लगाया, कुर्सी पर विराजमान हुए। लड़के चीज़ें लिए इर्द गिर्द खड़े हो गए। कागज़ संभाला, कापी नीचे रखी, कलम हाथ में लिया। अब देखते हैं तो उसका निब नदारत हैं। और निब कहाँ गया? लाहौल वाला क़ुव्वत। अबे अंधे, इससे लिखूँगा ख़त? अबे इससे लिखना होता तो मैं अपनी उंगली से न लिख लेता। तुझे कलम लाने को क्यों कहता? मगर ये उतारा किसने इसका निब? इस बदतमीज़ी और बदतहजीबी के क्या मानी? मैं आज मालूम करके रहूँगा ये हरकत किस नामाकूल की है। बाहर से आवाज़ आई, अजी साहब जवाब के लिए खड़े हैं। चची ये सब कैफियत देख रही थी और दिल ही दिल में पेचो ताप खा रही थी। आवाज़ सुनकर ना रहा गया। बोली, खुदा के लिए अब तुम इस जरा को बंद करो और लिखना है तो लिख दो। वो गरीब बाहर खड़ा सूख रहा है। ये कलम नहीं तो मेरा कलम मौजूद है। जा बन्नो, मेरा कलम ला दे। चचा उस वक्त जोश में थे और बज़्म ख़वेश महज तकलीफ़ पहुँचने के ख्याल से नहीं बल्कि एक असूल की खातिर बात को तूल दे रहे थे। उस वक्त चची पर भी बरस पड़े। तुम्हारी ही शय पाकर तो नौकरों और बच्चों की आदतें बिगड़ती जा रही हैं। ये ज़रूर इन्हीं में से किसी की हरकत है। कोई बच्चा या मुलाजम हमारे कलम से तफरीक करता रहा है और उसने इसका निब ज़ाया किया है। कलम को सब गौर से देखो और सच सच बताओ ये हरकत किसकी है। इतने में बन्नो चची का कलम ले आई। चचा का आखिरी फ़िक्रा सुनकर उसने कलम पर निगाह डाली तो बोली, लाल कलम? अब्बा मियाँ, कल आप ही ने तो अज़ार बंद डालने को इसका निब उतारा था। चचा ने घूर कर बन्नों को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, खंगार कर गला साफ किया, कुर्सी पर पैंतरा बदला, कनखियों से चची अम्मा पर नज़र डाली, कलम बन्नों के हाथ से ले लिया।
सर झुकाकर अंगूठे के नाखून पर उसका निब परखने लगे। बोले, चलो अब इसी से काम चल जाएगा। बमुकाबला पिछली गुफ्तगू के आवाज़ का सुर बहुत मध्यम था। जो लड़का दवात लिए खड़ा था उसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया। हाथ लिखना शुरू किया। अलकाब ही लिखा होगा कि बोले, है ही है, ये क्या लफ्ज़ लिख गया मैं। हाथ का कागज़ फाड़ डाला। दूसरा मंगवाया, डोबा लिया, लेकिन लिखते लिखते रुक गए। बहुत देर तक मजमून सोचते रहे। आखिर फिर लिखना शुरू किया। निब इतनी देर में खुश्क हो चुका था। आप समझे दवात में स्याही कम है। कलम बेतकल्लुफ़ दवात में डाल दिया। तहरीर शुरू करने की देर थी कि स्याही का ये बड़ा धब्बा कागज़ पर। लाहौल कहकर उस कागज़ को भी फाड़ दिया। तीसरा कागज़ मंगवाया, उस पर 2-3 सतरें लिख गए। उसके बाद कलम रोक जो कुछ लिखा था पढ़ा। चेहरे पर कुछ नागवारी किसी कैफियत नमूदार हुई। चची की तरफ देखा, हाथ को देखा, चुपके से फाड़ डाला। हल्के से मुद्दे से कहा, हाथ के कागज़ों की कापी ही ले आ। कागज़ों की कापी आ गई और रुके का जवाब बेफिक्री से लिखा जाना शुरू हो गया। कभी कलम का शिकवा कि निब दुरुस्त नहीं, नया निब है। कभी दवात की शिकायत, स्याही ठीक नहीं, फीकी है। कभी जाज़ब बुरा कि ये जाज़ब है या पतंग बनाने का कागज़। हर शिकवा एक नया कागज़ आया करने की तमहीद। इसी में पौन घंटा होने को आ गया। बाहर मुलाजम आवाज़ों पर आवाज़ें दे रहा है। उधर चची फारग हो चुकी हैं और ये किस्सा ख़त्म करने का तकाजा कर रही हैं। बार बार कह रही हैं, खुदा के लिए तुम मुझे 2 कलम दवात, मैं अभी 2 मिनट में लिखे देती हूँ ख़त। मगर चचा अपनी काबिलियत की ये तौहीन क्यों कर बर्दाश्त कर लें। सच पिटा गए, मगर खत लिखने से बाज नहीं आते। पैंतरे पर पैंतरा बदल रहे और कागज़ पर कागज़ रद्दी किए चले जा रहे हैं। मैं क्या करूं? ना कलम ठिकाने का, ना दवात दुरुस्त। लिखूं अपने सर से? इधर ये सब बलाएं मेरे सर पर आन चढ़ी हैं। अरे कम बख्तो, खुदा के लिए परे हटकर खड़े हो। मेरा दम उलझने लगा है। भानमती का तमाशा तो हो नहीं रहा कि पिले पड़े हो। कभी देखा नहीं खत क्यों कर लिखा जाता है। अच्छा भाई, सुन लिया, ज़रा दम लो। हाली तो बैठे नहीं, जवाब ही लिख रहे हैं। अरे बे खुदा के लिए दवात उरे लाओ। अब मैं हर दफ़ा कुर्सी से उठकर डोबा लूँ। इन्होंने और मेरे रखे सखे ख्वास गायब कर दिए हैं। हथेली पर सरसों जमाना चाहती हैं। न जाने कहाँ की अरसी नवीस हैं कि 2 मिनट में जवाब लिख लेंगी। आखिर दावत मंजूर करनी है, कुछ टका सा जवाब तो देना नहीं कि 2 हरफ लिख कर किस्सा निपटा दूँ। अरे भाई, आ रहा है जवाब। तुझे काम है तो हमें काम नहीं है ही है। ए लो, अब नीचे अपना नाम लिख गया। मेरी उम्र ख़तों का जवाब लिखने में तो गुजरी नहीं कि इन बातों का ख्याल रहे। मैं थप्पड़ मारूंगा अगर फिर दवात परे हटाई। एक जगह हाथ ही नहीं रखता। ना लाइक बेहुदा कहीं का, काम चोर नवाला हाजिर। अब तफसील क्या अर्ज़ करूं। पूरे 1.5 घंटे में ख़त ख़त्म हुआ। उसे जल्दी जल्दी बंद करके चचा ने बाहर मुलाजिम के हवाले किया। उसे भी एक मुख्तसर सा लेक्चर पिलाया। यूं दूसरों के घरों पर तवाई डालना बड़ी बदतमीज़ी की बात है। खत लिखना कोई मजाक नहीं। ऐसा ही सहल काम होता तो तुम ये मुलाजमत करके रोज़ी क्यों कमाते? आज कहीं मुंशीगिरी न कर रहे होते। खैर, अब ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या मालूम मियाँ, लिखने से पहले घंटा सोच विचार करनी पड़ती है। हद देकर चचा घर में आए। खुश थे कि देर हुई तो क्या हुआ, खत तो लिखा गया। इत्मीनान से हाथ मलने लगे। चची भरी बैठी थी। बोली, हाली हाथ मलने से क्या होगा, साबुन मलो तो उंगलियों की स्याही छूटे। चचा ने उंगलियों को देखा तो वाकई काली स्याह हो रही थी। अभी कुछ बोलने न पाए थे कि चची ने एक और फिक्रा कसा। हैरियत गुजरी के भंगन के आने से पहले खत लिखा गया, वरना उसे भी इतला देनी पड़ती कि दोबारा आए, मियाँ ने आज एक खत लिखा है। चचा ने कनखियों से सहन को देखा। जिस कुर्सी पर बैठकर खत लिखा था उसके चारों तरफ रद्दी कागज़ों की पुड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। कुछ कहना चाहा मगर फिक्रा मुंह ही में रह गया। अनसुनी करके गुसलखाने में घुस गए। हाथ धोकर मर्दाने में जा बैठे। भंगन आकर सहन साफ कर गई तो अंदर आए, हुक्का बरवाया, बैठकर हुक्का पीने लगे। चची की बातें दिल में खटक रही थीं। उनकी गोशगुजारी के लिए अपने आप को मुहातब करके बातें शुरू कर दी। एतराज़ करने को सब तैयार हैं। इस फोड़ घर में जहाँ ना कोई चीज़ अपने ठिकाने पर रहती है, ना कोई नौकर सलीके का मौजूद है। कोई इस जल्दी में खत लिखकर मुझे दिखाए तो मैं जानूं। और खत लिखने का क्या है, खत चाहो मिनट भर में लिख लो, मगर वो क्या खत के जिसका ना अमला दुरुस्त, ना इंशा सही। खत वो है कि जिसे लिखा जाए वो पढ़कर झूमने लगे और उसे यादगार के तौर पर संभाल कर रखे।
चची खूब जानती थी कि कैसे मौक़ों पर जल्द सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। मालूम था कि बात जल्द ना भुला दी तो तमाम दिन ऐसी ही जली कटी जारी रहेंगी। बोली, तो ये कब कहा मैंने कि जवाब अच्छा ना लिखा गया होगा? बस खुश हो गए चचा। वो तो उनके नौकर को जल्दी पड़ी थी, वरना मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता, तब तुम दाद दे सकती। रात को दावत पर मंसरूम साहब की बीवी खत के मुतल्लिक कुछ कहें तो मुझे बता ज़रूर देना। वैसे ये चाहे उनसे ना कहना कि हमने लिखा था। बहरहाल तुम्हें इख्तियार है। लेकिन लुत्फ उस वक़्त आया जब दोपहर को मंसरूम साहब की बीवी के हाथ से फिर एक लिफाफा आया, जिसमें चचा छक्कन का लिखा हुआ हाथ रखा था और साथ ही इस मजमून का एक रुक्का था, प्यारी बहन, शायद गलती से किसी और के नाम का खत मेरे नाम के लिफाफे में रख दिया गया, वापस भेजती हूँ। बराए मेहरबानी इतला दीजिए कि आप रात को तशरीफ़ ला सकेंगी या नहीं। चची ने चचा का लिखा हुआ खत पढ़ा तो उसकी इबारत ये थी, जमीलुल मुनाकब अमीमुल एहसान ज़ाद अनायतकम, यहाँ बफजल एज़्द मताल माला माल हैरियत है और सेहत तंदरुस्ती आपकी बदरगाह मुजीबुल दावात हमसुल औकात मुस्तदी हूँ। सूरत हाल ये कि तलतुफ़ नामा 7 मसूद में वरूद हुआ इरशाद गिरामी व हुक्म गिरामी के इम्तसाल मैं उज़र करना बंदगाने मुरव्वत व फतूत से क्यों कर मुमकिन है। तमानियत कुल्ली हो कि वक्त मुअय्यन पर हाज़री के शर्फ़ व इफ्तिहार का हसूल मायानाज मतसूर होगा। इलाही दर जहाँ बाशी बा इकबाल, जवां बख्त जवां दौलत जवां साल, नमी का हकीर पुर तकसीर। ये ख़त आने के बाद चचा छक्कन बार बार पैराइयों में अपनी इस राय का इजहार कर रहे हैं कि औरतें अमूमन और मंसरूम साहब की बीवी खसूसन नाक़िसुल अक़ल और नामाकूल हैं और चची को उनकी दावत हरगिज़ कबूल नहीं करनी चाहिए।